जय हिंद दोस्तों। आइए हमारे डिस्कशन वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो है हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। या कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? दिखाई देता है तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अब बात होगा कि इससे पहले यह कब दिखाई दिया था। याद रखना है 1986 में। कब दिखाई दिया था? तो 1986 ईस्वी में हेली धूमकेतु दिखाई हुआ था। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सरकार इंसुलिन जो शर्करा के उपापचयन को क्या करता है कि नियंत्रित करता है। बात कर लेते हैं कि इंसुलिन आखिर होता होता क्या है, इसके कारण से उपापचयन होता क्यों है। तो याद रखिएगा जो कि पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, जिसके द्वितीय मतलब हिंदी में उसको अंगनाशय कहते हैं, जो दूसरा ग्रंथि है जो एक मिश्रित ग्रंथि है, उसी से क्या होता है इंसुलिन का स्रावित होता है। अगर नॉर्मल रूप से इंसुलिन स्रावित हो रहा है तो शरीर को हमारा क्या होता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे ही अगर कम मात्रा में स्रावित होने लगती है तो यही हो जाता है, मतलब इसके डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाता है। जबकि अधिकता से स्रावित होने लगेगा अगर मतलब शरीर से, तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब याद रखना है कि किस सेल से निकलता है, तो बीटा सेल से। क्योंकि जो इंसुलिन का जो निकलता है, यह लैंगरहैंस दीपिका के एगो लैंगरहैंस दीपिका होता है पेंक्रियाज के अंदर में, तो उसी से यह बीटा सेल से यह इंसुलिन निकलता है। तो अब याद रखना है कि इंसुलिन में कौन सी धातु रहता है। तो याद रखना है Zn यानी कि जिंक यानी कि जस्ता धातु इसमें उपस्थित रहता है। उसी तरह से ब्लड में आयरन धातु रहता है। और मैग्नीशियम में कौन सा रहता है, तो याद रखना है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में धातु उपस्थित रहता है। तो उसी तरह से अब बात करते हैं, इसमें से 3 सेल होते हैं अग्नाशय का, पैंक्रियाज वहाँ से लैंगरहैंस दीपिका के पास 3 होती है, अल्फा और बीटा और गामा। तो हमने बीटा के बारे में आपको बता दिया कि यहीं से इंसुलिन स्रावित होता है। जबकि अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है। तो ग्लूकागोन क्या करता है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्योंकि जो लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, उसको वापस ग्लूकोज में लाने का कार्य वही मतलब अल्फा सेल से ग्लूकागोन ही करता है। जबकि गामा सेल से क्या होता है, तो गामा सेल में सोमैटोस्टेटिन निकलता है। ये क्या करता है कि बने हुए सारे भोज्य पदार्थ को शरीर अंगों तक पहुंचाने का कार्य यही करता है। और बात याद करना है कि ये जो है मिश्रित ग्रंथि है। कौन सा है? अग्नाशय कौन सा है? एक मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो याद रखना है कि लीवर। हालांकि यह सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर तो है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि लीवर कैसा है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अब बात करते हैं कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्रंथि है। याद रखिएगा, यानी कि थायरॉक्सिन यहाँ तक गर्दन के नीचे पास में होता है, वही थायराइड ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन डी प्राप्त होता है। याद रखना है। और हालांकि विटामिन डी इसको क्या एक तरह का यह एक हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। तो सूर्य की किरणें जब हमारे मतलब चेहरा पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पे पड़ती है, तो उससे क्या करती है, वो पराबैंगनी किरण के साथ तो थोड़ा शरीर से कोलेस्ट्रॉल के साथ संजो करके यही विटामिन डी निर्माण करती है। और विटामिन डी हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। हालांकि हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट रहता है। याद रखना है कैल्शियम और फास्फोरस वही फास्फेट के रूप में रहता है। बात करते हैं कि कैल्शियम फास्फेट का, तो याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है कैल्शियम फास्फेट का CA3PO4 होल 2, यही होता है कैल्शियम फास्फेट, इसी के रूप में रहता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन के। तो सब विटामिन के सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे विटामिन का खोजकर्ता कौन है, फंक है। और ए और बी वाला का कौन है, तो मैकुलन है। याद रखना है ए और बी का क्या है, ए और बी का मैकुलन है। जबकि सी का कौन है, होलकट है। जबकि डी के मतलब खोजकर्ता में तो हॉपकिंस है। उसी तरह से बात करते हैं हम लोग विटामिन ए का। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। B1 का क्या होता है, थाइमिन होता है। B2 को राइबोफ्लाविन है। B3 का नियासिन कहा जाता है। और B5 को याद रखना है कि B5 को क्या कहा जाता है, तो पेंटाथेनिस कहा जाता है। उसी तरह से B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। B6 वाला का पैराडॉक्सिन है। और B7 वाला को बायोटिन कहते हैं। और B7 को याद रखना है, B7 को बायोटिन के साथ साथ इसको HB विटामिन कहा जाता है। उसी तरह से 12 वाला को क्या कहा जाता है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। उसी तरह से एक बी थी होता है, B11 भी होता है, इसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। उसी तरह से सी को क्या कहा जाता है, तो सी को याद रखना है कि एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, सी को। जबकि डी को इसने किया था, तो थी डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफिरोल कहा जाता है। इस तरह से। और जबकि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होता है, याद रखना है कि बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील हो जाते हैं, इसीलिए हमें। और जबकि ये मतलब क्या होता है, लीवर इसको सी को संचित करके नहीं रखता, यह पेशाब की मात्रा के रूप में बाहर चला जाता है। उसी तरह से लोहा, ये जो लोहा और विटामिन सी क्या रहता है कि दूध में नहीं रहता है। और बात करते हैं इसका। जबकि एथी में वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ए, डी और ई और के, ये क्या हो गया, ये वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन। इसीलिए ए क्या करता है, लीवर में संचित रहता है। जैसे दूध में पीलापन होता है कैरोटीन के कारण, वही कैरोटीन क्या होता है, बाद में वापस रूप में विटामिन ए में बदल जाता है।
क्योंकि जो दूध हम लोग पीते हैं उसमें प्रोटीन क्या रहता है, केसिन रहता है। तो वही केसिन क्या होता है कि वो आपस में जो दूध शरीर से रेनिन निकलता है उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है, और यही पैरा कैसिनेट बाद में विटामिन ए का निर्माण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। तो याद रखना है कि सूर्य हमारा क्या है, मतलब है इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। संलयन की अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे ही संलयन की अभिक्रिया कहते हैं। और इसी में सूर्य में संलयन जो अभिक्रिया होती है, तो याद रखने का हाइड्रोजन ही हीलियम में बदल जाता है। और अभी हाइड्रोजन में कौन सा याद रखना है, तो मुख्य रूप से याद रखना है कि ड्यूटेरियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम याद रखना है कि ड्यूटेरियम ये हो गया ड्यूटेरियम, और ये वाला है 1s3 वाला ट्राइटियम, यही आपस में मिलकर क्या करता है, एक बड़ा सा नाभिक हीलियम का निर्माण करता है, और इसके कारण इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। और उसी तरह से सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि इसका केंद्र का तापमान कितना होता है, याद रखिएगा 15 मेगा डिग्री सेल्सियस, या फिर 1.5 गुने याद रखना है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि हेंसबेथ ने बोला था कि हेंसबेथ ने कहा हुआ था 10⁻7 डिग्री सेल्सियस से चाहिए तभी जाके नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। और नाभिकीय जब संलयन की अभिक्रिया, और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर याद रखिएगा हाइड्रोजन बम बना हुआ है, जबकि विखंडन के सिद्धांत पे परमाणु बम कार्य करता है। और याद रखना है कि ये जो सूर्य है, सूर्य से सतह पे प्रकाश आने में कितना समय लगता है आपको, तो मालूम ही है कि आपको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, यानी कि टोटल 500 सेकंड का समय लगता है। और उसके अलावा चांद से आने पर कितना समय लगता है, तो 1 मिनट 20 सेकंड, यानी लगभग 80 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य का याद रखना है कि सूर्य से जो क्या है कि ये सूर्य अभी है मध्य अवस्था में मतलब चल रहा है। और जो ये याद रखना है यहाँ पे जो है सूर्य है, ये इसके जो होता है ना, इसका जो सूर्य जब ग्रहण होता है मतलब उसमें एक चीज किरीट या कोरोना वो दिखाई देता है। इसके अलावा सूर्य के सतह मंडल को प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहा जाता है। और जो सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। यानी सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होती है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होती है, और पूर्णिमा को जब होती है तो याद रखना है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी रहती है तो क्या हो जाती है कि वहीं पर जब वो रहती है बीच में तब जाके चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जरूरी नहीं है कि हर बार अमावस्या का ही हो जाए, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के अक्ष तल में कितना डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का अक्षांश का अंतर है, जिसके कारण कभी सूर्य पृथ्वी के ऊपर से निकल जाता है, कभी नीचे से चंद्रमा चला जाता है। इसके कारण जरूरी है कि हर अमावस्या को हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगभग करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने सीएफ एंड्रूज को मतलब दीन बंधु को उपाधि दिए थे, तो याद रखना ये इनको दीन बंधु सीएफ एंड्रूज के हो गया। उसी तरह से एक बंग बंधु होता है, तो याद कर रखा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, जबकि दीन बंधु किनको कहा जाता है, तो सीएफ एंड्रूज को मतलब कहा जाता है। उसी तरह से अब बात रखना है कि ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, याद रखना है कि 1893 गए हुए थे, 1893 ईस्वी में गए हुए थे, याद रखना है। जबकि वापस कब आते हैं उधर से, तो 9 जनवरी 1915 को यह चले आते हैं। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जबकि 15 में आए थे, आने के पश्चात इन्होंने पूरा 16 में क्या हुआ था, साबरमती आश्रम के स्थापना नहीं बल्कि यहाँ पे जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसमें सम्मिलित हुए थे। 1917 में बना साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, याद रखना है साबरमती आश्रम 1917 में। जबकि 17 में 3 कटिया प्रणाली जो बिहार के चंपारण से था, यह भारत में इनका पहला सत्याग्रह था। उसी तरह से सत्याग्रह विश्व में अगर बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में था इनका सबसे पहला सत्याग्रह। अब बात करते हैं गांधी जी का लिखा हुआ किताब में, जैसे कि ग्रीन पेम्पलेट हो गया, मेरे सपनों का भारत हो गया, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जबकि माई एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ कहेगा तो ऑन ट्रूथ हो जाता है माइकल एंडरसन का बुक होता है। चलिए और गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो MG रनाडे थे। MG रनाडे यानी कि उन्हें महाराज का सुकरात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि IST और GMT के बीच के समय अंतर कितना होता है, तो 5.5 घंटा होता है। तो याद रखना है कि IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड मतलब यह टाइम होता है, तो जो हमारा जबकि GMT होता है मतलब ग्रीन मेरीन टाइम होता है, याद रखे ग्रीन मेरीन टाइम होता है। तो ये ग्रीनविच कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में स्थित है। और हमारा कितना है, 5.5 घंटा हम लोग आगे चलते हैं। 5.5 घंटा क्यों आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम जोन है याद रखना है 82.5 डिग्री, कितना हो गया 82.5 डिग्री, यह
पूर्वी देशांतर की तरफ ही, हमने बोला पूर्वी देशांतर, यह चीज रखना है। तो समय देखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ में है, जो कि इसीलिए हमारा ग्रीनविच से कितना घंटा है, क्या तो 15 घंटा है। क्योंकि याद रखना है कि जो मतलब होता है कि 1 घंटे में कितने देखा 15, मतलब जो होते हैं 1 घंटा में, याद रखना है। तो यह 15 डिग्री कोण बनाती है। उसी तरह से क्या करती है, तो यह 15 डिग्री का कोण बनाती है। टोटल 24 घंटा में कितना का बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण पृथ्वी बनाती है। और याद रखना है ये जो समय रेखा निर्धारण होता है देशांतर से होता है। देशांतर रेखा ऊपर से, याद रखना है कि जो देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखा है जो ये जो होती है ऊपर की तरफ से आती है, यही वाला होता है, इसको देशांतर रेखा कहा जाता है, जो ऊपर से नीचे की ओर से होती है। इसी से क्या होता है कि किसी भी देश का समय का निर्धारण होता है। जबकि अक्षांश रेखा से क्या पता चलता है, तो अक्षांश रेखा से याद रखना है जलवायु के बारे में पता हमें चलता है, और ये देशांतर से समय का पता चलता है। और इस तरह से देशांतर कुल कितना है, तो 360 गो देशांतर रेखा है। जबकि अक्षांशों की कुल संख्या रेखा कितना है, 180 है। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ पे मिलती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है। कितना होती है, तो याद रखना है 111.32 किलोमीटर होती है। यहाँ पर याद रखना 111.32 होता है। जबकि न्यूनतम दूरी यानी कि 0 किलोमीटर कहाँ पे होती है, तो ध्रुव पे होती है। यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे या दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोड़े कहा जाता है। जबकि दो अक्षांशों को, याद रखना, दो अक्षांशों के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है, तो कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती है, और इसका दूरी कितना होता है, तो 111 किलोमीटर ही होता है। जबकि अधिकतम दूरी दिशांतर हमने बताया था आपको देशांतर का 111.32 किलोमीटर होता है। अब उसी तरह से अब बात कर लेते हैं कि भारत का समय रेखा कौन सा है। तो भारत का समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का जो है कि यहाँ से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों में कौन कौन सा है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यही है कि जो कि 5 थी रेखाएं, जो कि यहाँ से समय रेखा 82.5 डिग्री होकर गुजरती है। और इधर से 23.5 डिग्री कट के रेखा गुजरती है, जो कि भारत को मतलब दो भागों में, उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांट देती है। दोनों आपस में कहाँ पे, छत्तीसगढ़, याद रखे, कर्क रेखा और देशांतर और उसका समय रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। और याद रखना है टाइम जोन सबसे ज्यादा किसके पास में है, तो फ्रांस में है। और भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, और टाइम जोन एक ही हुआ है कि कौन सा है, 82.5 डिग्री है। उसी तरह से भारत के पूरब और पश्चिम में कितने घंटे का अंतर है, तो याद रखना है कि 2 घंटा का अंतर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विषुवतीय रेखा पर एक दिन की अवधि कितने की होती है, तो याद रखना है कि 12 घंटे की होती है। अब बात कर लेते हैं कि विषुवतीय रेखा होता कौन सा है, तो याद रखना है कि यही वाला आपका है ये विषुवतीय रेखा। ये बीच वाला होता है, इसको पृथ्वी को बीच से जब इस तरह से यह काट देती है, इसको विषुवतीय रेखा कहा जाता है, या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इसी पर क्या कहती है, सूर्य के किरणें लंबवत पड़ती है। इसी कारण से यहाँ पर मतलब दिन की अवधि 12 घंटा का होता है। अब यहाँ से याद रखना है कि जैसे ही सूर्य की किरणें यहाँ से तिरछी जब पड़ने लगती है, तो याद रखना है ध्रुव पर 6 महीना का दिन और 6 महीना की रात होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। जबकि विषुवतीय रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ में जो होती है, उसको याद रखना है कर्क रेखा कहा जाता है। और नीचे में दक्षिण की तरफ में जो होती है, उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो यही उष्ण वाला कटिबंध वाला क्षेत्र होता है, यह ऊपर से नीचे वाला में याद रखना है। अब बात करती है कि क्या कर रहा है कि 12 घंटा होती है। उसी तरह से पृथ्वी पर मतलब दिन और रात की अवधि मतलब बराबर देखा जाता है किस तारीख को होती है, तो याद रखना है कि 21 मार्च है, 21 मार्च को होती है, और 23 सितंबर को, और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं कि बराबर होती है। अनुच्छेद ये 19 का 1 के क में क्या है, तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखना है कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता साथ साथ 19 वाला में के 19 से 1 के समय में क्या है कि आम व्यक्ति का भी बोलने की स्वतंत्रता के बारे में इसमें दर्शाया गया है। बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता के बात याद रखना है कि 19 के 1 वाला में यानी कि ए वाला में, तो ए 1 में क्या है कि बोलने की स्वतंत्रता है, विभिन्न तरह का है, साथ ही साथ प्रेस का हो गया। उसी तरह से 2 में क्या कहा गया है कि शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, जो सभा करने की जो स्वतंत्रता है, और उसमें और सभा क्या है बिना हथियार के साथ करना है। जबकि तीसरा में क्या है कि अपना संघ यानी कि अपना पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा में क्या है कि अपना भारत के सीमा रेखा के अंदर कहीं भी क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। जबकि पांचवा में क्या है, पांचवा में है वहाँ पे कहीं भी स्थान वगैरह पर बसने की स्वतंत्रता है। जब से आर्मी स्ट्रिक्ट वगैरह जो कहीं पे रूल्स बना दिया जाता है, वहाँ बसने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। उसी तरह से कहीं पे घूमने का भी याद रखेंगे, चौथा में घूमने के लिए भी कहीं पे रूल्स होता है कि यहाँ पे आप नहीं घूम सकते हैं, यहाँ प्रतिषेध है, रुकावट है, तो इसलिए वहाँ पे भी फॉलो आपको करना पड़ेगा। उसी तरह छठा में क्या है कि संपत्ति, यहाँ पे याद रखना है कि संपत्ति पहले रखने का अधिकार ज्यादातर था उस तरह थी में, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया। याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया, और हटाने के पश्चात इसको अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। कहाँ पे रखा गया था, 300 के क में रखा गया। और भाग पूछेगा कि भाग कितना में रखा गया, तो भाग 12 में इसको रख दिया गया है, 12 वाला भाग में रख दिया गया। साथ ही साथ अनुच्छेद इसको 31 से भी हटा दिया गया और 300 के क में रखा गया है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो याद रखना ये स्वतंत्रता का अधिकार याद रखना है 19 से लेकर कहाँ तक ले है, 22 तक ले आता है, जबकि 23 से 24 क्या है, यह एक शोषण के विरुद्ध के अधिकार है। उसी तरह से धर्म की स्वतंत्रता विभिन्न तरह के है, कहाँ से है, तो 25 से 28 तक ले देखने को मिलती है। 25 से 28 वाला ये धर्म की स्वतंत्रता है, जबकि 29 वाला में क्या है स्वतंत्रता, तो याद रखना है कि ये 29 से 30 वाला क्या है कि शिक्षा और संस्कृति का इसमें अधिकार देखा गया। उसी तरह से 32 वाला क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें देखने को मिलती है। और ये और एक चीज है विधि के समक्ष समानता, 14 से लेकर 18 वाला हो गया, ये विधि के समक्ष समानता को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हालांकि ये सब याद रखना है कि ये सब किसका है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही रखा गया। मौलिक अधिकार भाग कितना में, 3 में रखा गया। अनुच्छेद कहाँ से लेकर है, 12 से लेकर 35 तक ले मौलिक अधिकार, जबकि मौलिक अधिकार कहाँ किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। जबकि मौलिक अधिकार का निलंबन याद रखिएगा वह कहाँ से लिया गया है, तो वह फ्रांस से लिया गया। जबकि याद रखेगा जब मौलिक अधिकार का जो निलंबन कौन कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। जबकि 352 अनुच्छेद याद रखना है कि जब 352 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लगती है, तो उस समय राष्ट्रपति ही आपका मौलिक अधिकार का निलंबन करती है। उसके बाद में फिर राष्ट्रीय इमरजेंसी समाप्त होने के पश्चात यह फिर से वापस लागू हो जाता है फिर स्वतः ही। और याद रखें जब 352 अनुच्छेद लागू होता है तो ध्यान देना यार, साथ ही साथ कितना है 358 अनुच्छेद भी लागू होता है। जैसे 358 अनुच्छेद यानी 352 लगा, तुरंत 358 अनुच्छेद मतलब ये लग जाता है। और ये 358 आते ही क्या करता है, पहले की 19 अनुच्छेद के समाप्त कर देता है। यानी कि विभिन्न तरह की जो स्वतंत्रता है 6 तरह का, उसका इसमें सभी तरह को समाप्त कर देता है 19 अनुच्छेद का। उसी तरह से जैसे संसद का अनुमोदन मिल जाता है 1 महीने के अंदर, याद रखेगा 352 अनुच्छेद 1 महीने का अनुमोदन चाहिए। जैसे ही संसद का इसमें 1 महीने के अंदर अनुमोदन मिल जाता है तो 359 याद रखना है 359 अनुच्छेद लागू होता है। 359 अनुच्छेद लागू होते ही क्या करता है, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मतलब आर्टिकल को समाप्त कर देता है। 20 और 21 वाला को छोड़कर, यह याद रखना 20 21 कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन याद रखना है हमने क्या बोला कि 19 आपका समाप्त हो जाता है कब, 300 जब 52 लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, जब मतलब राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, बाहरी आक्रमण के और युद्ध के समय में यह लगता है। तो और याद रखना 358 लागू होता है, जब 358 होता ही 19 का। लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ पे 358 अनुच्छेद लागू नहीं होता, याद रखेगा सीधे एक संसद के 1 महीने के अंदर अनुमोदन मिलता है तो 359 अनुच्छेद लागू होता है, यानी कि 20 21 समाप्त हो जाता है। और एक चीज याद रखना है, तो क्या 19 समाप्त नहीं होती है, तो नहीं 19 उस समय समाप्त नहीं होती है। अब बात करते हैं वह कैसा स्थिति रहता है, तो आंतरिक अगर अशांति के नहीं बल्कि मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पे अगर भारत में लग जाती है, याद रखना है 352 सशस्त्र विद्रोह के आधार पे अगर लगता है तब याद रखना है 359 अनुच्छेद 358 वाला लागू नहीं होता, यानी कि 19 में रखा जाता है, क्योंकि भारतीय व्यक्ति के द्वारा विद्रोह किया गया और उसके हम बातों को अगर हम नहीं सुनेंगे, उसको प्रतिबंध लगा देंगे, उसको रोक देंगे, तो ये और विद्रोह आगे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए याद रखना है कि 358 नहीं लागू होता है। हालांकि ये सब पहले मूल संविधान में ये सब था, लेकिन बाद में इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें ला दिया गया कि नहीं, अब देश में जो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लागू होगा, मतलब आपातकाल बल के सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा। और सशस्त्र विद्रोह यही 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, क्योंकि इंदिरा गांधी क्या हुई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दी हुई थी। और साथ ही साथ मंत्रिमंडल जो शब्द के लिखे सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ये भी कब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही सभी लाया गया, जोड़ा गया था। और उसी तरह से 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या होता है कि लोकसभा के कार्यकाल 6 साल से घटा करके फिर से वापस 5 साल कर दिया गया था। और बोला गया था ये भी कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को पुनः विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, वह भी 44वां संविधान संशोधन 1978 में तहत ही किया गया था। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हालांकि याद रखना है कि ये जो जो इसमें जो मूल जो है हमारा मौलिक अधिकार है यह स्वतः ही हमारा लागू रहता है हर एक व्यक्ति पर। अगर किसी तरह की इसमें दिक्कत हमें मौलिक अधिकार हनन होता है तो याद रखना है कि हम 32 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में, याद रखना है 32 अनुच्छेद के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, जबकि हाई कोर्ट में जाने के लिए 226 अनुच्छेद के तहत हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसके तहत से इसको कहा जाता है कि मतलब अधिकार का क्षेत्र है। और इसमें 5 तरह के रीट जारी होता है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, और चौथा जो होता है उसमें से अधिकार परीक्षा लेख। उसी तरह से 5 गो इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो मुंबई में है, जबकि ये इंडिया गेट कहाँ पे है, तो दिल्ली में है।
विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर ही किया हुआ था। और बात करते हैं किसके समय में किया हुआ था, तो याद रखना है कि एमबीटी के समय में किया हुआ था। एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये किया गया था। और याद रखना है कि यहाँ पे और इसके समय में एक और हुआ था 1347 ईस्वी में। याद रखना है 1347 ईस्वी में बहमनी वंश, जिसको अलाउद्दीन बहमन शाह ने उसको मुक्त करा लिया था, तो उस समय ये हुआ था। तो उसको एमबीटी के समय में दो यहाँ पर हो गया था, जबकि एमबीटी एक असफल शासक रहा, जबकि सबसे ज्यादा विद्वान शासक था। और याद रखना है पढ़ा लिखा सबसे विद्वान था, लेकिन उसकी योजनाएं सब ये थी, इसलिए रक्त पिपासु सन की बादशाह, पागल बादशाह उसको कहा जाता था कि उसने खुरासन अभियान किया था, वो अभी उसका क्या हुआ था, असफल हो गया था, क्योंकि राजा से संधि कर लिया था। दूसरा उसने दिल्ली के जनता को दंडित करने के लिए अपने राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देवगिरी ले गया था, देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। हाँ और दौलताबाद कर दिया था। हालांकि वापस महाराष्ट्र सरकार अभी दौलताबाद का नामकरण चेंज करके अभी दिल्ली फिर से देवगिरी देवगिरी कर दिया गया है। उसी तरह से उसने फिर कृष्णा और गोदावरी वाला जो क्षेत्र था, ये वाला कृष्णा और गोदावरी वाला क्षेत्र था, इसमें टैक्स वृद्धि कर दिया। टैक्स वृद्धि होने के साथ उस वर्ष क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था। सूखा जब पड़ गया तो कोई अनाज हुआ ही नहीं, तो जनता कहाँ से अपना टैक्स देगी अपना और अनाज पानी वगैरह, इसके कारण इसमें ये भी असफल हुआ। उसने सांकेतिक मुद्रा चला दिया था। सांकेतिक मुद्रा क्या था, कोई तरह का लोहार वगैरह भी ऐसे भी अपना पीट पाट के सिक्का बना कर लेकर चल देता था बोरा में कस के, जिसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था गिरते चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है, तो गुलमर्ग में स्थित है। और घास का मैदान भी है, याद रखना है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग सोनमर्ग कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में है। और जबकि यहाँ पे याद रखना है कि जबकि उत्तराखंड वाला क्षेत्र में कहाँ से बुग्याल और प्यार है। बुग्याल और प्यार कहाँ पे देखने को मिलता है, तो उत्तराखंड वाला क्षेत्र में, जबकि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में गुलमर्ग और सोनमर्ग। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ पे कौन सी घास का मैदान है, जैसे उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र में बात करेंगे तो प्रेरीज हो गया, दक्षिण अमेरिका में पंपास हो गया, एशिया और याद रखना है कि एशिया और यूरोप वाला क्षेत्र में स्टेपीज होता है। अफ्रीका वाला में के बीच में सवाना होता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड होता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है, और न्यूजीलैंड में केंटवेरी। याद रखना है न्यूजीलैंड में कहाँ पे कौन सा होता है घास का मैदान, तो केंटवेरी होता है। और श्रीलंका में याद रखना है, तो श्रीलंका में कौन सा होता है, तो पटाना होता है। और भारत में गुलमर्ग सोनमर्ग हो गया, अब बुग्याल और प्यार होता है। ये सब कुछ कुछ घास का मैदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब भगवान बुद्ध को अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए हुए थे। कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा में दिए हुए थे। और चीज याद रखना है और इसी तरह से इसका जैसे उपदेश दिए थे, इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जब घर से निकले थे महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, जबकि इनका मृत्यु हुआ था उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म में 4 तरह का मतलब संगीतिया बुलाया गया था। तो पहल का याद रखना है कि पहला कहाँ पे हुआ था, तो पहला इनके जैसे ही मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, उसी वर्ष बोला गया था। तो पहला राजगीर में हुआ था। दूसरी का कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में। तीसरा कहाँ होता था, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। और चौथा कहाँ था, तो जम्मू कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। पहलका वाला में 700 कौन था, अजात शत्रु में था। दूसरीका वाला में काला अशोक, तीसरीका वाला में अशोक, और चौथा वाला में द्वितीय अशोक। याद रखना, मैं तीसरा में बोला कि अशोक, और चौथा में द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक मतलब कनिष्क के समय में हुआ था, क्योंकि कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। उसी तरह से पहलका वाला में अध्यक्ष महाकश्यप था। दूसरीका वाला में सभा कामी, तीसरा वाला में मोगलीपुतिस में था। और जबकि चौथा वाला में कौन सा था, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे। जबकि उपाध्यक्ष के रूप में कौन से, तो अश्वघोष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष के रूप में रखा गया था। जबकि वसुमित्र महाविभाष सूत्र लिखे हुए हैं, जबकि बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। और इसके अलावा जो ललित विस्तार है वो संस्कृत, वो अभी ये संस्कृत पाली भाषा में लिखे हुए हैं, तो वो भी याद रखना है कि अश्वघोष ही लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, यहाँ पे हुआ था। जबकि पूर्ण रूप से विभाजन कहाँ हुआ था, चौथा में हो गया था। चौथा वाला में यानी कि इस समय हीनयान और महायान हो गया। हीनयान मतलब क्या करता था, गौतम बुद्ध को मतलब जो उनके प्रवचन वगैरह चीज पे आगे बढ़ने का कार्य किया। उसी तरह से महायान जो था उनको मूर्ति बना के पूजा करता था, और इनको एक उपदेशक के रूप में अच्छा मानकर आगे बढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, हालांकि महान शासक में महायान में याद रखिए कनिष्क ही है सबसे बड़ा महान शासक, वह मान ऐसी करता था। और अगर बात करते हैं इनको गौतम बुद्ध को मतलब क्या हुआ था कि जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ पे हो गया था, तो कुशीनगर में हो गया था। चले, और इनका सबसे पीरियड इससे कौन सा था, तो याद रखना है आनंद। इनके समय में एक त्रिपिटक भी पुस्तक था। त्रिपिटक में याद रखना है, तो त्रिपिटक में जो कौन था, विनय पिटक। याद रखना है कि हमने क्या बोला, विनय पिटक है वो कौन है, उपाली है। उसी तरह से विनय पिटक के अलावा जो सूत पिटक है उसने आनंद ने लिखा हुआ है। तो विनय पिटक और सूत पिटक ये दोनों के दोनों पुस्तक बहुत संगीति में ही लिखा गया था। जबकि अभिधम पिटक जिसको मोगलीपुतिस ने लिखा हुआ था, वह तीसरा बहुत संगीति में लिखा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है कि शताब्दी मतलब शताब्दी जो एक्सप्रेस है इसका संबंध किससे है, तो वह जवाहरलाल नेहरू से ही मतलब इनका जयंती से लेकर यह शुरू हुआ था शताब्दी एक्सप्रेस का। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद जो कि आगरा है उसको किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनवाया हुआ था। शाहजहां ने इसने मोती मस्जिद के साथ ही साथ इसने क्या हुआ था, जामा मस्जिद को बनाया और इसने लाल किला बनाया था और ताजमहल का इसने भी निर्माण किया था। इसलिए इसने स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहा जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को, और संस्कृत का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है, और हिंदी का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। जबकि इसको शाहजहां को याद रखना है कि इसका दारा सिकोह सबसे विद्वान एक बेटा था, उसने बहुत सारे किताबों को फारसी में अनुवाद किया हुआ था, जैसे महाभारत से महाभारत हो गया, रामायण, ये सब का अनुवाद किया हुआ था। बात करते हैं शाहजहां के, याद रखना है कि जो उसको शाहजहां को 1600 क्या हुआ था, 1658 ईस्वी में। एक तो उसमें 1658 यानी सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, 100 से शाहजहां और 100 से सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, इसमें याद रखना है। तो इसी युद्ध में क्या किया था, औरंगजेब ने इसको बंदी बना लिया था। बंदी होने के पश्चात यह 1666 में, याद रखना है, 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु होता है, क्योंकि इसको मतलब आगरा के किला में उसको रख दिया गया था, जहाँ से इसका शाहजहां का मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पे रहता है, तो हृदय में रहता है। अब बात करते हैं हृदय में, तो किसका हृदय कितना है, इसमें कितने चेंबर होते हैं, तो याद रखना है जो कि मछली होता है, मछली उसका 2 हृदय होता है, उसके हृदय में 2 चेंबर होते हैं, यानी कि एक आलिंद होता है और एक निलय होता है, यानी कि अशुद्ध खून दोनों में देखने को मिलता है। उसी तरह से याद रखना है कि मेढक हो गया और मेढक और सांप, याद रखना है उसमें 3 प्रकोष्ठ उसमें देखने को मिलती है, यानी कि 2 आलिंद और एक निलय होता है। और मनुष्य में ऐसे 4 चेंबर होता है, तो मनुष्य का जो होता है इसमें 4 चेंबर होता है हृदय में, याद रखना है। तो जो 4 चेंबर होता है इसमें से तो आलिंद 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि जो ऐसी होते पक्षी वगैरह होते हैं वो सभी के 4 चेंबर होती है, और उसके अलावा स्तनधारी वगैरह सभी के 4 चेंबर देखने को मिलता है। मगरमच्छ, याद रखना है, मगरमच्छ में 4 चेंबर होता है। उसी तरह से तेलचट्टा में यानी कि कॉकरोच में कितना होता है, तो 13 चेंबर होता है, यानी 13 चेंबर मतलब इसमें हो जाता है ये 7 आलिंद होते हैं और 6 होता है इसमें निलय होता है। जबकि हृदय की अब बात करते हैं हम लोग में, तो याद रखना है कि जो हृदय जो होता है हम लोग का ये वाला हृदय होता है, तो इसमें से याद रखना है कि ये दाहिना आलिंद हो गया और ये मतलब बायां ऐसी आलिंद हो गया। उसी तरह से ये दाहिना निलय हो गया, ये बायां निलय हो गया। तो याद रखना है जब शरीर में अशुद्ध जो खून होता है, अशुद्ध खून उसको कहते हैं जिसमें CO2 की मात्रा घुली रहती है, तो अशुद्ध खून पहले कहाँ पे आती है, तो दाहिने आलिंद में आती है। दाहिने आलिंद के बाद यहाँ पे ट्राइकास्पेड बल्ब के द्वारा क्या होती है, ये दाहिना निलय में आती है। दाहिना निलय के बाद में शरीर से कहाँ चला जाता है, तो फेफड़ा में जाता है। हालांकि जब आता है तो यह कितना के स्पीड से आता है, याद रखना है कि 80 के एथी से पंप करके आता है, और यह कहाँ फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा के शुद्ध होने के पश्चात यह कहाँ पे आता है, तो याद रखना है कि दाहिना निलय में, दाहिना आलिंद में आता है, सॉरी बायां आलिंद में आता है। और जैसे ही बायां आलिंद में आता है, आने के पश्चात यहाँ के बाइकास्पेड बल्ब के द्वारा क्या होता है कि ये बायां निलय में आता है। जब बायां निलय में आने के पश्चात याद रखना है कि 120 के साथ यह पंप होता है, तो पूरा शरीर में चला जाता है। तो जो शुद्ध खून मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई रहती है, इसलिए उसको शुद्ध खून कहते हैं। तो यहाँ पे बायां निलय से ही कहा हो जाता है कि शरीर में चला जाता है। उसी तरह से सबसे शुद्ध खून यहाँ पे बायां आलिंद में देखने को मिलती है, जबकि सबसे गंदा खून दाहिना आलिंद में मिलता है। और बात करते हैं कि सीरा, और याद रखना है सीरा और धमनी आपने नाम सुना होगा, तो जो सीरा है उसमें अशुद्ध खून रहता है। याद रखना है कि सीरा में अशुद्ध खून यानी कि उसमें CO2 की मात्रा घुली रहती है, जैसे उसको कहेगा फुसफुस सीरा या फिर पल्मोनरी सीरा, उसमें शुद्ध खून रहता है, यानी कि साफ खून रहता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मात्रा घुली रहती है। उसी तरह से अगर धमनी की बात करेगा आपको, तो याद रखना कि आपको धमनी है उसमें धमनी में शुद्ध खून रहता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। लेकिन फुसफुस धमनी कह देगा या पल्मोनरी सीरा, उसमें अशुद्ध खून रहती है, यानी कि उसमें CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है। यानी हमने आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता दिया है, आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा का सांकेतिक रूप क्या होता है, तो Fe होता है, और सोना का Ke होता है तो Au होता है, और चांदी का Ag होता है। तो अब बात करते हैं कि सोना का परमाणु संख्या कितना, आयरन का 26 होता है। उसी तरह से कॉपर का कितना होता है, तो परमाणु संख्या 29 होता है, और एथी चांदी का 47 होता है। याद रखना है चांदी का 47 होता है। अब बात करते हैं मतलब ये लोहा का, तो लोहा का शरीर में अगर कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाता है, जबकि अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो लौहमयता रोग हो जाती है। याद रखना है लौहमयता यानी कि सीडरोसिस होता है। उसी तरह से एल्कोहल की अधिकता से सीरोसिस हो जाता है, कॉपर की अधिकता से बिल्सन रोग हो जाता है, और मैथीपारा के पीने से मीना माता रोग होता है, जबकि नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम होता है।
उसी तरह से अब बात करते हैं लोहा का। तो याद रखना है कि लोहा जो है हमारा हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है, और हीमोग्लोबिन में अब लोहा का निष्कर्षण किससे किया जाता है, याद रखना है लोहा का निष्कर्षण मतलब हेमेटाइट से किया जाता है। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, यानी कि 2 लोहा हो गया और ऑक्सीजन 3 हो गया, तो ये हेमेटाइट का सूत्र होता है। उसी तरह से एक मैग्नेटाइट भी होता है, तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4 हो गया, तो Fe3O4 ये यानी कि लोहा 3 और ऑक्सीजन 4, ये हो गया हेमेटाइट का। मैग्नेटाइट यानी कि मैग्नेट से ही बना गया है, चुंबक से यह देखने को यहीं से मिलता है। इसके अलावा सीडेराइट भी होता है, Fe CO3 सिडोराइट होता है, लिमोनाइट होता है, और एक काल्कोपाइराइट्स भी होता है। काल्कोपाइराइट्स यानी कि CuFeS2, इसको काल्कोपाइराइट्स कहा जाता है। या और बात करेंगे यहाँ पे तांबा वाला में, तो इसको चाल्कोपाइराइट्स कहा जाता है। तांबा में चाल्कोपाइराइट्स, लोहा में काल्कोपाइराइट्स कहा जाता है। उसी तरह से बात करते हैं सोना का निष्कर्षण में, तो सोना का जो निष्कर्षण जो इसको किया जाता है, इसको काल्वेडाइट और सिल्वेराइट के द्वारा किया जाता है। AuTe2 होता है, याद रखना कि AuTe2, ये तो सिल्वराइट या काल्वेडाइट से इसका किया जाता है। उसी तरह से चांदी का निष्कर्षण यानी कि हॉर्न सिल्वर AgCl होता है, हॉर्न सिल्वर, इससे इसका निष्कर्षण होता है। और सोना क्या होता है, बहुत ज़्यादा यह मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, इसलिए इसे थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए इसमें तांबर की मात्रा मिला दी जाती है। सोना अभी भारत में अगर देखा जाता है कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि KGF आपने मूवी देखी होगी, यानी कर्नाटक से निकलता है। इसके अलावा चंदन के वृक्ष भी कर्नाटक में मिलते हैं, यानी पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा कि चंदन का व्यापार होता है पेड़ का, तो वो भी कर्नाटक में। सूर्यमुखी के उत्पादन में कौन सा है, तो कर्नाटक ही है, 1 नंबर पे है। और इसरो का मतलब जो है मुख्यालय बेंगलोर, वो भी कर्नाटक में है। चलिए, जबकि लौह अयस्क सबसे अधिक कहाँ पे देखता है, देखने को मिलता है, तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान कौन सा है, याद रखना है संगमरमर। याद रखना है संगमरमर, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, यानी कि ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यही इसको कहा जाता है। अब चूना पत्थर का, हालांकि ये सब पत्थर वगैरह ये सब चीज़ कहाँ पे मिलता है, तो ये अवसादी चट्टानों के में देखने को मिलता है। चलिए, इसी तरह से हमारे क्वेश्चन को डिस्कशन वीडियो को देखने के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना लाइक कीजिए, और अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि जिसकी वजह से हम आपको और क्या से क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। मेरा डिस्कशन वीडियो एक ही लाने का मकसद है कि आप क्वेश्चन तो जानते हैं, लेकिन उसके आसपास से और भी VVI जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी आपको रिकॉल कराना, मेरा यही